हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है स्टोर प्रोसीजर्स। स्टोर प्रोसीजर्स क्या होते हैं, इनको हम क्यों यूज़ करते हैं, ये आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लें कि इस लेक्चर के बाद आप क्या कुछ सीख चुके होंगे। हम ये देखेंगे कि स्टोर प्रोसीजर क्या होते हैं, इसके अलावा ये देखेंगे कि उनको कैसे क्रिएट किया जाता है और किस तरह से उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर स्टोर प्रोसीजर्स को कुछ इनपुट पैरामीटर्स प्रोवाइड करने हो तो वो किस तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसके अलावा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अंदर स्टोर प्रोसीजर्स वगैरह को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर स्टोर प्रोसीजर को व्यूज़ के साथ किस तरह से कंपेयर किया जा सकता है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टोर प्रोसीजर होते क्या है, उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। स्टोर प्रोसीजर इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ TSQL, यानी कि ट्रांजैक्ट एसक्यूएल की नेम्ड कलेक्शन को जो स्टेटमेंट्स होती हैं ट्रांजैक्ट एसक्यूएल की, उनकी नेम्ड कलेक्शन को हम स्टोर प्रोसीजर बोलते हैं। यानी कि होती वो क्यूरी ही है, एसक्यूएल की स्टेटमेंट ही होती है, लेकिन उसको कोई नाम दे दिया जाता है और उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। यानी कि वो एक प्रोसीजर ही होता है, उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया जाता है, इस वजह से उसको स्टोर प्रोसीजर बोलते हैं। और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप उस स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जिस तरह फंक्शन होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कि आप एक मरतबा लिख लेते हैं और जहाँ भी उसकी ज़रूरत पड़ती है आप उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, इसी तरह यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर्स हैं, ये नेम्ड क्यूरीज हैं। क्यूरीज को लिख के रख लेंगे और फिर जब ज़रूरत पड़ेगी आप उस नाम से उस क्यूरी को कॉल कर लिया करेंगे। तो नेक्स्ट है जी कि वाई डू वी नीड स्टोर प्रोसीजर, क्यों ज़रूरत होती है। अगर स्टोर प्रोसीजर नहीं लिखा होगा और HR को ये रिपोर्ट चाहिए, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू HR, जहाँ पे HR डिपार्टमेंट है वहाँ पे एम्प्लॉइज की लिस्ट चाहिए। तो अगर ये जब भी उनको ये लिस्ट चाहिए होगी, ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली क्यूरी है, तो हर मरतबा ये क्यूरी लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्टोर प्रोसीजर लिख लें और स्टोर प्रोसीजर को अब जब भी ज़रूरत हो आप इसको कॉल कर लें, एग्जीक्यूट गेट HR एम्प्लॉइज। ये एग्जीक्यूट क्या है, ये स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए ये कीवर्ड यूज होता है। जिस तरह के आप पहले देख चुके हैं कि हम ये एग्जीक्यूट करते रहे जब हम कॉलम का नाम तब्दील करना चाह रहे थे, या टेबल का नाम तब्दील करना चाह रहे थे, या हम डेटाबेस का नाम तब्दील करना चाह रहे थे। तो आपको याद होगा कि हमने एक स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट किया था SP_rename। तो ये जो स्टोर प्रोसीजर का उसको इसी तरह एग्जीक्यूट करते थे एग्जैक्ट कीवर्ड के थ्रू। एग्जैक्ट भी लगा सकते हैं और एग्जीक्यूट कीवर्ड को भी यूज कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, रीयूजेबल होता है, सिक्योर होता है, यानी कि जो आपने डायरेक्टली आप जस्ट उसका नाम लिखते हैं, क्यूरी नहीं लिखते। तो इस वजह से अगर आपके पेज की कोडिंग या पेज का जो सोर्स कोड है वो किसी हैकर को पता भी चल जाए तो वो इस चीज़ तक नहीं पहुंच सकता कि बैकएंड पे कौन से टेबल्स यूज हो रहे हैं और उन टेबल्स के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं, क्योंकि उसको जस्ट स्टोर प्रोसीजर का नाम ही नजर आएगा कि ये स्टोर प्रोसीजर जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस वजह से ये सिक्योर होता है, इसी वजह से इसकी फास्टर डेवलपमेंट होती है और उसके साथ साथ इसकी मेंटेनेंस भी ईजियर है कि एक मरतबा आप इसको अपडेट करेंगे तो एक मरतबा अपडेट करने से वो हर जगह पे आप जहाँ जहाँ पे आप उसको यूज़ कर रहे थे वहाँ पे वो अपडेट हो जाएंगे रिजल्ट्स। अब आपने इसको क्रिएट कैसे करना है, आप लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर्स। जिस तरह आप क्रिएट टेबल करते हैं, क्रिएट डेटाबेस करते हैं, क्रिएट व्यू करते हैं, इसी तरह यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर करेंगे। आगे उस प्रोसीजर का नाम लिखेंगे और एज लगाएंगे और फिर बिगिन कर लेंगे। ये एक ब्लॉक आपने स्टार्ट कर लिया है और इस ब्लॉक के अंदर एक स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉइज, सारे के सारे एम्प्लॉइज सेलेक्ट करके ले आओ। एंड जो ब्लॉक आपने यहाँ से स्टार्ट किया था उसको यहाँ पे एंड कर दिया और गो। मैंने आपको बताया था जब बैच स्टेटमेंट्स होंगी, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगी, तो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए गो का कीवर्ड आप यूज़ करेंगे। आगे आ जाती है इसकी एक्सप्लेनेशन। क्रिएट प्रोसीजर क्रिएट्स द प्रोसीजर, बिगिन एंड एंड कंटेन्स द स्टेटमेंट्स एंड गो मार्क्स द एंड ऑफ बैच। एग्जीक्यूट करना हो तो आप एग्जैक्ट गेट एम्प्लॉइज, ये वाला जो स्टोर प्रोसीजर किया था इसको एग्जैक्ट कीवर्ड के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं या एग्जीक्यूट कीवर्ड के साथ भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसके रिजल्ट्स उसी तरह से आ जाएंगे। अब ये जरूरत कभी कभार पेश आ जाती है कि स्टोर प्रोसीजर को इनपुट पैरामीटर्स भी पास किए जाएं। अगर आपने पैरामीटर्स पास करने हो तो पहले लिखा करते थे ना क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम एज और आगे शुरू हो जाते थे। अब एज से पहले आपने वो जो पैरामीटर पास करने हैं वो पैरामीटर इस तरह से लिख देंगे @एम्प्लॉई ID। तो आपने एक एम्प्लॉई ID के नाम से वेरिएबल बना लिया। पहले भी आप वेरिएबल बनाते रहे, तो आप कैसे वेरिएबल बनाते थे, आप यहाँ पे लिखते थे डिक्लेयर
@employee id int, यानी कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर लिया जिसका नाम है एम्प्लॉई आईडी। लेकिन स्टोर प्रोसीजर के अंदर डिक्लेयर कीवर्ड यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि ये आप वेरिएबल बना रहे हैं, ये इनपुट पैरामीटर्स हैं, ये आप पास करेंगे एज बिगिन। और ये आपने फिर लगा लिया सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉइज, फिर एम्प्लॉई आईडी इज इक्वल टू जो भी एम्प्लॉई आईडी यूजर पास करेगा वो एम्प्लॉई आईडी के अगेंस्ट जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो फैच होके आ जाएंगे। तो इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट गेट एम्प्लॉई बाई आईडी, और ये 3 पास कर देंगे। ये 3 जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, इसको मिल जाएगा, और ये यहाँ पे आके कंपेयर होगा कि वेयर एम्प्लॉई आईडी इज इक्वल टू 3, तो वो हमारे सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। इस तरह आप किसी प्रोसीजर को इनपुट पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। ये जो स्टोर प्रोसीजर होते हैं जो वो जस्ट वैल्यूज को फेच करने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि स्टोर प्रोसीजर्स को यूज करके आप डाटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, आप अपडेट भी कर सकते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं, आप फेच भी कर सकते हैं। यानी कि सारे के सारे प्रोसीजर्स, सारे के सारे काम जो है डीएमएल के, वो सारे के सारे काम आप परफॉर्म कर सकते हैं स्टोर प्रोसीजर को यूज करते हुए। तो आप ये देखिए यहाँ पे अपडेट करना चाह रहे हैं, किसको, सैलरी को अपडेट करना चाह रहे हैं। क्रिएट प्रोसीजर इंक्रीज सैलरी, प्रोसीजर का नाम क्या रख रहे हैं, इंक्रीज सैलरी। @employee id, ये उसका एक इनपुट वेरिएबल बना लिया और ये दूसरा इनपुट पैरामीटर बना लिया। इंक्रीमेंट कितना करना है और किस एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट करना है, ये 2 चीजें पास करेंगे, किस एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट करना है और कितना इंक्रीमेंट करना है। तो ये इंटीजर टाइप का एम्प्लॉय आईडी होगा और मनी टाइप का इंक्रीमेंट होगा जो इसके अंदर हम पास करेंगे। एज बिगिन अपडेट एम्प्लॉइज, अब देखे ये डाटाबेस टेबल को अपडेट करने जा रहे हैं। सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस इंक्रीमेंट, जो इंक्रीमेंट यहाँ पे पास होगा वो इंक्रीमेंट सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा और वो नई सैलरी बन जाएगी। फिर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू जो एम्प्लॉय आईडी यहाँ से पास होगा। तो इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, एग्जैक्ट इंक्रीज सैलरी 2, यानी कि ये जो एम्प्लॉय है जिसकी आईडी 2 है उसके अंदर उसकी सैलरी के अंदर 5000 का इंक्रीमेंट कर दो। इसके बाद आता है जी कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, परफॉर्मेंस के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, रीयूजेबिलिटी के लिहाज से और मेंटेनेबिलिटी के लिहाज से। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये इसके एडवांटेजेस हैं। अब अगर आप देखें तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो व्यूज हैं वो भी तो क्यूरीज ही थी, आपने उन क्यूरीज को कोई नाम दे दिया था। जब भी आप उस व्यू में से कोई वैल्यू सेलेक्ट करते थे तो एक्चुअली बैकएंड पे उस व्यू की क्यूरी पहले एग्जीक्यूट होती थी और वैल्यूज आ जाती थी, और उन वैल्यूज में से फिर आगे सारी वैल्यूज को आप सेलेक्ट कर सकते थे या आप चंद वैल्यूज को सेलेक्ट कर सकते थे। अब यहाँ पे भी स्टोर प्रोसीजर में भी नेम्ड क्यूरीज ही हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है, फर्क जो है हम बता रहे हैं कि फर्क क्या है। देखिए जो आपका स्टोर प्रोसीजर होता है ना, ये पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है, अभी हम देख चुके हैं पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं, और जो व्यू होता है वो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट नहीं करता। एक स्टोर प्रोसीजर के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, लेकिन व्यू के अंदर एक ही स्टेटमेंट आएगी। और ये जो स्टोर प्रोसीजर है डाटा को अपडेट भी कर सकता है, और व्यू जो है वो सिंपल व्यू जो है वो डाटा को अपडेट कर सकता है, लेकिन जो आपके कम्प्लेक्स व्यूज हैं या जो मटेरियलाइज्ड या इंडेक्स्ड व्यूज हैं वो डाटाबेस को अपडेट नॉर्मली नहीं कर सकते। चंद एक मखसूस कंडीशंस के अंदर डाटाबेस को अपडेट कर सकते हैं, यानी डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं व्यूज के अंदर, वो हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके अंदर इफ एल्स और व्हाइल लूप वगैरह भी यूज हो सकते हैं, जबकि व्यूज के अंदर आप इफ एल्स कमांड्स को यूज नहीं कर सकते, ना ही व्हाइल लूप वगैरह को यूज कर सकते हैं। ये जो होता है स्टोर प्रोसीजर, ये वर्चुअल टेबल रिटर्न नहीं करता, लेकिन जो व्यू होता है वो आपको वर्चुअल टेबल रिटर्न करता है। आगे आप उस टेबल की सारी रिकॉर्ड्स को भी, सारी की सारी वैल्यूज को भी आप फेच कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टारिक फ्रॉम दैट व्यू, क्योंकि वो एक टेबल ही बन चुका होता है, वर्चुअल टेबल बन चुका होता है। एक्चुअली फिजिकली वो आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर नहीं बना होता, लेकिन वर्चुअली वो एक टेबल बन चुका होता है, आप उस टेबल की वैल्यूज को फेच कर सकते हैं। तो इस चीज की प्रैक्टिस करने के लिए मैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। ये एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है, इसके अंदर डाटाबेसेस में देख लेते हैं। ये माई डेमो डीबी के नाम से एक डाटाबेस पड़ा हुआ है, इसके अंदर टेबल्स में देख लेते हैं कि क्या टेबल्स के अंदर कोई टेबल मौजूद है। कोई भी यूजर डिफाइंड टेबल यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब हमने करना ये है कि यहाँ पे लास्ट टाइम हमने देखा था कि यहाँ पे हमें व्यूज नजर आते थे व्यूज के फोल्डर के अंदर, तो कोई व्यू भी नहीं बना हुआ। तो आज हम देखेंगे प्रोग्रामेबिलिटी। प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर आप स्टोर प्रोसीजर्स का भी आपको फोल्डर नजर आएगा। अगर आप इस फोल्डर को ओपन करें तो अभी सिस्टम स्टोर प्रोसीजर्स बने हुए पड़े हैं। अगर आप इन सिस्टम स्टोर प्रोसीजर्स को देखेंगे तो ये बहुत सारे स्टोर प्रोसीजर्स हैं जो कि पहले से बने हुए पड़े हैं। ठीक है, तो यहीं पे आपको वो रीनेम वाला स्टोर प्रोसीजर भी नजर आ जाएगा जो आप पहले एग्जीक्यूट करते रहे। ये बना हुआ है sp_rename। ये वो स्टोर प्रोसीजर है जो आप डेटाबेस का नाम तब्दील करने के लिए या कॉलम का नाम तब्दील करने के लिए
या टेबल का नाम तब्दील करने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह अभी हम जो है वो अपने स्टोर प्रोसीजर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपके पास टेबल्स होंगे तो टेबल्स के अंदर से वैल्यूज को फेच करने के लिए कोई क्यूरी वगैरह लिखेंगे, तो फिर उस क्यूरी को कोई नाम दे देंगे, तो उसी क्यूरी को जो स्टोर कर देंगे डेटाबेस के अंदर, उसी को स्टोर प्रोसीजर बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं डेटाबेस के अंदर टेबल्स में टेबल क्रिएट करता हूँ, तो उसके लिए मैं न्यू क्यूरी को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो क्यूरीज मैंने लिख के रखी हुई है, वो क्यूरीज यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं ये टेबल्स ऐड करता हूँ, कंट्रोल सी के साथ मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसको मैंने एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे जाना है मास्टर डीबी के अंदर नहीं, माई डेमो डीबी के अंदर। माई डेमो डीबी के अंदर मैंने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है, तो चले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये एरर आ गया है, देयर आर मोर कॉलम्स। ये वही एरर है जो हमें हमेशा आ जाया करता है कि आईडी आपने यहाँ पे लिखी हुई है जबकि आईडी आप पास नहीं कर रहे, आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड है, तो इस वजह से यहाँ पे एरर आ जाया करता है। तो ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो ये देखें ये कंपनीज भी आ गई और ये एम्प्लॉइज भी आ गए। इन क्यूरीज को डिस्कस करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम ये हर मरतबा लिखते हैं और जो एरर भी हमें आ रहा है वो हर मरतबा आ जाया करता है क्योंकि वो क्यूरी वहाँ पे अपडेट करना मुझे याद नहीं रहता। तो बहरहाल अब यहाँ पे हमने ये क्यूरी एग्जीक्यूट कर ली है। टेबल्स को देखेंगे तो टेबल्स के अंदर दो टेबल्स आ चुके होंगे, एक एम्प्लॉय का टेबल और दूसरा कंपनी का टेबल। ये दोनों टेबल इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है, अब हमने एक स्टोर प्रोसीजर बनाना है। स्टोर प्रोसीजर बनाने के लिए मैं यहाँ से एक नई क्यूरी ऐड करता हूँ और उसके लिए मैंने एक क्यूरी लिख के रखी हुई है ताकि वक्त को बचाया जा सके। ये देखिए मैं ये स्टोर प्रोसीजर जो है ना इसको कॉपी करके ले जाता हूँ और फिर देखते हैं कि ये क्या है। इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। क्रिएट प्रोसीजर गेट ऑल एम्प्लॉइज बाय कंपनी। कंपनी की आईडी दूंगा तो उस कंपनी के सारे एम्प्लॉइज मुझे मिल जाएंगे। मैंने इस नाम से ये क्यूरी बना ली है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इज इक्वल टू कंपनी आईडी। जो भी कंपनी आईडी यहाँ से पास की जाएगी वो उसको हम सेट करके ले आएंगे। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये हम ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट पूरा भी लिख सकते हैं और एग्जैक्ट भी लिख सकते हैं। पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करके वो बना लेता हूँ स्टोर प्रोसीजर। ये देखिए कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब स्टोर प्रोसीजर्स को अगर राइट क्लिक करके मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे गेट ऑल एम्प्लॉइज बाय कंपनी आपको स्टोर प्रोसीजर नजर आ रहा है। अब चूंकि ये स्टोर प्रोसीजर जो है वो एक इनपुट पैरामीटर ले रहा है तो ये इनपुट पैरामीटर पास करना पड़ेगा तभी ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी ना, क्योंकि हमने लिखा हुआ है जहाँ पे CID वो है जो कि यूजर पास करेगा। तो अगर मैं इस स्टोर प्रोसीजर को राइट क्लिक करके यहाँ से एग्जीक्यूट करूं, देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो पूछ रहा है कि वैल्यू बताओ किस कंपनी के एम्प्लॉय चाहिए। तो मैं कहता हूं कंपनी नंबर 4 के एम्प्लॉयज चाहिए। तो ये देखें ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, ये कंपनी नंबर 4 के एम्प्लॉयज आ जाएंगे, माइकल और एमिली। ये दो एम्प्लॉयज हैं जो कंपनी नंबर 4 के अंदर काम कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे भी जरूरी नहीं है कि आप ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को ही यूज करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे लिख के भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे लिख दें exec 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 और उसका नाम लिखेंगे उस स्टोर प्रोसीजर का गेट ऑल एम्प्लॉइज बाय कंपनी। इसको मैंने एग्जीक्यूट करना है लेकिन जाहिर है इसको कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो मैं कह देता हूँ कंपनी नंबर 2 के एम्प्लॉइज जो है वो लेके आने। तो इसको एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए कंपनी नंबर 2 के जो एम्प्लॉइज थे बॉब है, सारा है और जॉन है, ये 3 एम्प्लॉइज जो है वो सिलेक्ट होके आ गए हैं। तो अब ये स्टोर प्रोसीजर जब भी आपको ये क्यूरी एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं, पूरी क्यूरी लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपली लिखेंगे गेट ऑल एम्प्लॉइज बाय कंपनी। तो जो भी कंपनी की आईडी आप पास करेंगे, ये 2 दिया है तो 2 कंपनी नंबर 2 के जो एम्प्लॉइज है वो आगे थे, अगर मैं 3 दूंगा तो कंपनी नंबर 3 के एम्प्लॉइज आ जाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टोर प्रोसीजर लिख सकते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा है कि स्टोर प्रोसीजर के अंदर इफ एल्स भी लगा सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर के अंदर हम व्हाइल लूप भी लगा सकते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे एक नई क्यूरी बनाता हूँ और उसकी क्यूरी भी मैंने लिख के रखी हुई है, वो क्यूरी भी मैं ले आता हूँ आपके पास। ये मैंने कंट्रोल A करके कॉपी किया और वापस आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखिए ये जो क्यूरी है ना, पहले इसको समझ लें क्या है। ये क्रिएट है प्रोसीजर, एक प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं, स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं, उसका नाम रख रहे हैं SP_salary और उसकी डेफिनेशन क्या है। अब ये देखिए यहाँ पे इनपुट पैरामीटर पास नहीं कर रहे हम, अगर एज से पहले पास करते तो इनपुट पैरामीटर होते। हम बिगिन यानी कि एक ब्लॉक स्टार्ट कर लिया है, किसका ब्लॉक स्टार्ट कर लिया है, इस स्टोर प्रोसीजर का ब्लॉक स्टार्ट कर लिया है और इसके अंदर मैं 4 वेरिएबल बना रहा हूँ। एक
काउंट यानी कि जो लूप को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा, 1 से लेकर 10 तक लूप चलाएगा। दूसरा है एक सैलरी नाम से @sal इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लिया है, एक @average के नाम से एक इंटीजर वेरिएबल बना लिया है, और @status एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लिया है जो 40 कैरेक्टर्स तक की स्ट्रिंग्स को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो ये 4 वेरिएबल्स बना लिए। अब मैंने लूप लगा दिया है व्हाइल काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 10। 1 से स्टार्ट होगा जब तक ये 10 तक नहीं पहुंचता। क्यों 10 तक मैंने लगाया? क्योंकि मैंने जो एम्प्लॉइज ऐड किए थे ना वो 10 एम्प्लॉइज थे, यानी कि यहाँ पे जो हमने एम्प्लॉइज ऐड किए थे ये 10 एम्प्लॉइज ऐड किए थे, इस वजह से मैंने ये लूप भी 10 मरतबा चलाया है। वैसे @ रो काउंट लगा के आप ये भी चेक कर सकते हैं कब तक वो लूप जो है वो चल सकता है। जब तक कोई रो अपडेट हो रही है या रो फैच हो रही है तो उस वक्त तक वो लूप आप इस तरह चला सकते हैं। ये पहले हम काम कर चुके हैं जब हमने लूप लगा के डेटाबेस के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट किया था, तो वो आप वो काम कर सकते हैं यहाँ भी। लेकिन ये अभी हमने 10 तक लूप चला दिया है, और फिर हमने कहा है कि सिलेक्ट जो सैलरी है उसको सिलेक्ट करके @sal इस वेरिएबल के अंदर रख लो। फिर मैंने कहा वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू काउंट, यानी कि पहली मरतबा काउंट की वैल्यू 1 होगी, अगली मरतबा 2 होगी, अगली मरतबा 3 होगी, तो हर मरतबा लूप चलेगा और उस एम्प्लॉय की आईडी यानी कि एम्प्लॉय आईडी 1 के अगेंस्ट उसकी सैलरी को उठा के सेल के अंदर रखेगा। अगली मरतबा चलेगा तो एम्प्लॉय नंबर 2 की जो सैलरी है उसको उठा के यहाँ पे रखेगा, अगली मरतबा एम्प्लॉय नंबर 3 की सैलरी को उठा के यहाँ पे रखेगा, एंड सो ऑन। फिर एवरेज सैलरी निकाल लो फ्रॉम एम्प्लॉइज, सारे के सारे एम्प्लॉइज की एवरेज सैलरी निकाल के @average के अंदर रख दो। फिर जो है ना आप चेक करो कि ये जो एम्प्लॉय की सैलरी आप लेके आए हैं वो एवरेज से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो ये प्रिंट उसको स्टेटस देना है आपने गुड सैलरी, अगर उसकी एवरेज सैलरी के इक्वल है तो आपने स्टेटस देना है एवरेज सैलरी, और वरना फिर एक ही ऑप्शन रह जाता है कि एवरेज सैलरी जो है वो आपकी सैलरी एवरेज सैलरी से कम हो, तो उसके लिए आपने कह दिया है कि लो सैलरी। अब आपने ये सिलेक्ट कमांड लगा के आपने उसके अंदर नेम ले आना है, यानी कि उस बंदे का नाम, फिर जो सैलरी आपने चूज करके यहाँ पे लेके आए हैं सैलरी, वो सैलरी भी लगा देनी है, फिर स्टेटस भी लगा देना है, ये 3 चीजें आपने लगा देनी है। और फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर आईडी इज इक्वल टू जो भी काउंट की वैल्यू है ID1 ID2 ID3 इस तरह से वो लूप चलेगा और हर मरतबा वो सेलेक्ट करके लाएगा। और सेट काउंट इज इक्वल टू काउंट +1, काउंट के अंदर एक एक का इंक्रीमेंट करते जाओ, और ये काम जो है वो हमने कर लिया है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ये इस स्टोर प्रोसीजर के अंदर हमने ये भी देख लिया है कि इफ एल्स को कैसे यूज करते हैं, और ये भी देख लिया हमने कि आप लूप को कैसे इस्तेमाल करते हैं स्टोर प्रोसीजर के अंदर। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अगर आप स्टोर प्रोसीजर्स को राइट क्लिक करके रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे ये वाला स्टोर प्रोसीजर जो सैलरी वाला है ये भी आपको नजर आ रहा है। अब अगर मैं इस स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करूं, इस स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एग्जीक्यूट, स्टोर प्रोसीजर का नाम क्या है, स्टोर प्रोसीजर का नाम है sp_salary। ठीक है, ये स्टोर प्रोसीजर है, इसको मैंने एग्जीक्यूट करना है, ये एग्जीक्यूट किया है, इसको कोई इनपुट पैरामीटर नहीं चाहिए। तो ये देखें एम्प्लॉय आईडी 1 जो थी उसको उसने कहा है जी कि 50,000 ले रहा है, ये लो सैलरी ले रहा है, ये 38,500 है, ये भी लो सैलरी है, 72,000 है, गुड सैलरी है, ये एवरेज से ज्यादा है, 55,000 है, ये एवरेज से कम है, लो सैलरी है। तो इस तरह ये हर एक एम्प्लॉय के बारे में बता रहा है कि किस एम्प्लॉय की सैलरी लो है, किसकी एवरेज है और किसकी गुड सैलरी है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टोर प्रोसीजर के अंदर व्हाइल लूप को भी यूज कर सकते हैं और इफ एल्स स्टेटमेंट्स को भी यूज कर सकते हैं, कंडीशंस को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो आज हमने स्टोर प्रोसीजर के बारे में पढ़ लिया है। स्टोर प्रोसीजर के बाद अगर आप देखना चाहें तो ये सिनेरियो दिया हुआ है कि कहाँ पे आप इफ एल्स को यूज करते हैं, ये सिनेरियो भी हमने इंप्लीमेंट कर दिया है। स्टोर प्रोसीजर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है ट्रिगर्स। ट्रिगर्स क्या होते हैं? आप कहते हैं कि जब कोई एक्शन परफॉर्म हो, यानी कि आप कहते हैं कोई वैल्यू इंसर्ट हो तो उसके बाद कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अगर कोई वैल्यू डिलीट हो जाए उसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, या कोई वैल्यू इंसर्ट हो जाए तो इसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो एक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।